हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 21 जनवरी 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो यहाँ पर आप फ्रंट पेज पे पढ़ पाओगे आरजे कर मेडिकल कॉलेज केस के बारे में। दोस्तों, कुछ महीने पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें देखने को मिला कोलकाता में आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। अब जो उसका कॉन्विक्ट था, जिसको ऊपर चार्जेस लगाए गए थे रेप एंड मर्डर के एक डॉक्टर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर उस कॉन्विक्ट को आप नोटिस कर पाओगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पे सज़ा दी गई है बाय अ सेशंस कोर्ट ऑफ कोलकाता। अब जज ने यहाँ पर ये बोला कि देखो, ये जो केस है ना, इसको हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते, जिस वजह से यहाँ पर डेथ पेनल्टी इसको नहीं दी जाएगी, इस पर्टिकुलर पर्सन को जो कॉन्विक्ट है इस केस के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी, उन्होंने बोला है कि वो चाहती थी कि यहाँ पर जो सज़ा मिले वो फांसी की सज़ा मिले, ठीक है, क्योंकि जो महिलाओं की डिग्निटी है वो सुप्रीम है डेफिनेटली। एंड इसके साथ ही साथ जो जो विक्टिम की जो फैमिली थी ना, उन्होंने भी यहाँ पे ये बोला है कि पूरी तरह से यहाँ पे जस्टिस होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। जज ने बोला कि डेफिनेटली कंपनसेशन मिलेगा यहाँ पर जो विक्टिम की फैमिली थी, एंड बाकी सारी चीज़ें भी बोलेंगी, बट जो फैमिली थी उन्होंने बोला कि हमें ये कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे जो डॉटर थी उनके साथ यहाँ पर जस्टिस मिले। एंड जस्टिस तभी मिल पाएगा जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन को डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो ये कुछ डिस्कशन था आरजे कर मेडिकल कॉलेज केस के बारे में, राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 21 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज़ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट। पहली बात तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आखिर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है। द आंसर इज़ ILO। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है। अब थोड़े से कुछ एक पॉइंटर्स हमें समझने होंगे कि क्या कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। देखो, नाम से आप समझो ना, बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, सोशल आउटलुक की, तो कहीं ना कहीं रोज़गार, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। तो अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो आप नोटिस कर पाओगे 2024 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 5% थी, जो कि एक हिस्टोरिक लो है, यानी कि काफ़ी कम है आज के समय अगर हम बात करें बेरोज़गारी की दर। अब 2025 में क्या हम इसको कम करेंगे? नहीं, ये कहीं ना कहीं 5% के आसपास ही रहेगी। तो यानी कि ना, इससे कम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है हमें बेरोज़गारी की दर को। टेक्निकली कोशिश करनी चाहिए डेफिनेटली कि बेरोज़गारी दर और कम हो, पर ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है कि एक तरह का प्लेटू आ चुका है जॉब क्रिएशन के अंदर, जिस वजह से हम और जॉब क्रिएट करने में थोड़ा उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहे। अब एक बात और आपको देखनी होगी, वो है कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि युवाओं के अंदर जो बेरोज़गारी है ना, वो 12% से भी ज़्यादा है। तो यानी कि वैसे अनएम्प्लॉयमेंट 5% के आसपास है, पर जो युवा है वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पा रहे हमारे यंग लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो 3.3% से हम यहाँ पे, पहले पिछले साल में 3.3% था, उसके कंपैरिजन में हम थोड़ा सा कम ग्रो होंगे, 3.2% रहेगा। ये मैं ग्लोबल इकोनॉमी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो ILO डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। हमारे पास ना, जो कहीं ना कहीं जैसे हमारे दोस्त, हमारे यार, रिश्तेदार जो किसी दूसरे देशों में गए हुए हैं ना, वो अपने घर भेजते हैं रेमिटेंसेस। अब ये जो घर अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए लोकल एरियाज़ के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। तो लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर ना, एक तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड दूसरा जो कहीं ना कहीं बाहर से पैसा आता है, रेमिटेंसेस आते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम जॉब क्रिएशन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे ILO के डायरेक्टर जनरल का यहाँ पे कहना था। अब थोड़ा सा ILO के बारे में जान लेते हैं, जिसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। तो ILO दरअसल में इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में। उसके बाद आपका एक ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हमें देखने को मिल जाती है। देखो, जर्मनी के लिए काफ़ी ये एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। उसी ट्रीटी के अंतर्गत ना, यहाँ पर जो ILO का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1919 के अंदर। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे डेफिनेटली इंडिया भी 1919 से ही इसका फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम उस समय आज़ाद नहीं हुए थे, बट डेफिनेटली हम इसका पार्ट ILO का बन गए थे। तो आज के समय 187 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में पता क्या रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि ILO ना UN की एकमात्र क्या है, ट्राई पार्टाइट एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई पार्टाइट? ट्राई पार्टाइट का मतलब होता है तीन। तीन क्या है? तीन पार्टीज हैं यहाँ पे। आप पूछोगे कौन सी तीन पार्टीज हैं? देखो, यहाँ पर आपकी सरकारें भी होती हैं, आपकी गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, और तीसरा हो गया आपका वर्कर्स।
तो तीनों का पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट का भी, एम्प्लॉयर का भी और वर्कर का भी। इस तरह की ये एकमात्र ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आईएलओ ने बहुत सारी कन्वेंशंस को यहाँ पे अडॉप्ट किया है, लगभग 190 कन्वेंशंस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कुछ पॉपुलर कन्वेंशंस है। कन्वेंशन नंबर 87, ठीक है, ये बात करता है जो वर्कर्स हैं उनके राइट टू ऑर्गेनाइज की या राइट टू एसोसिएशन की। कन्वेंशन नंबर 98 की बात होती है, तो बात होती है कि कैसे मिलकर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सकती है। एंड यहाँ पर दो ऐसी आपकी कन्वेंशन थी जिसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, कन्वेंशन नंबर 138 एंड कन्वेंशन नंबर 182। भारत ने भी इसको यहाँ पे किया था, तो उस समय ये न्यूज़ में आया था। तो मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट है कन्वेंशन नंबर 138, एंड चाइल्ड लेबर के वर्स्ट फॉर्म्स को एलिमिनेट करना इस कन्वेंशन नंबर 182। बाकी इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक तो हमने डिस्कस करा ही, उसके अलावा ग्लोबल वेज रिपोर्ट हो गया, आईएलओ मॉनिटर हो गया, राइट। तो ये सब रिपोर्ट्स भी इस कारण निकाल जाती हैं। जैसे वेज रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि वेजेस कैसे बढ़ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से इनकम इनइक्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। एंड आईएलओ मॉनिटर कुछ एक ना क्राइसिस का इम्पैक्ट देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट है। तो इस तरह से आईएलओ की कोशिश ये रहती है कि लेबर्स के लिए अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव कर पाएँ। खासकर अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 की, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है। इसके साथ साथ 1969 के अंदर इसको नोबेल पीस प्राइज मिला। बाकी ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, काम करता है सोशल जस्टिस के लिए। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके माध्यम से ग्लोबल पॉलिसीज़ भी यहाँ पे शेप अप होती हैं, एंड कहीं ना कहीं अच्छी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ भी उसके द्वारा निकल कर आती हैं। तो ये हो गया आईएलओ, एंड साथ ही साथ आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के रिगार्डिंग जो हमारा पूरा डिस्कशन था। दूसरे टॉपिक पे अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज प्लेनेट परेड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों पता क्या होता है, आप अगर अपनी आंखों से देखने की कोशिश करो, नेकेड आई के साथ अगर आप देखने की कोशिश करो, तो आपको ना, जैसे आप धरती पे खड़े हो, ठीक है, आप अर्थ पे खड़े हो, तो अर्थ से ना आप नोटिस कर पाओगे मरकरी वीनस आपसे पहले आते हैं ना, बिल्कुल, मतलब सन के क्लोज हैं मरकरी वीनस, और साथ ही साथ फिर तीसरे नंबर पे अर्थ आ गया, फिर आपका मार्स आ गया, ठीक है, फिर आपका जुपिटर आ जाएगा, फिर आपका सैटर्न आ जाएगा, राइट। यही आपके पहले मतलब 6 है, पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। अगर आप अर्थ पे हो ना, तो अर्थ के बिना कोई आप टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल करें, अपनी आंखों से ना मरकरी को, वीनस को, मार्स को, जुपिटर को, सैटर्न को, इन 5 पर्टिकुलर प्लैनेट्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, कंडीशंस कुछ होंगी डेफिनेटली कि काफ़ी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें, और अगर सही अलाइनमेंट में हो तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ ना, इसके बाद के जो 2 प्लैनेट्स हैं यूरेनस और नेपच्यून, ये आप अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं दे पाओगे। यहाँ पर आपको या तो टेलीस्कोप चाहिए होगा या बाइनोकुलर्स चाहिए होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर है ना, तो इतने दिखते नहीं है हमें अपनी डायरेक्ट आंखों से, राइट। अब क्या होता है, अभी क्या रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला, अभी जो आपके 6 प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये हमें नाइट स्काई के अंदर विजिबल हैं। मैं नेकेड आई की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे टेलीस्कोप के साथ में मैं बात कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली आपको एक सेलेस्टियल आर्क के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह आपको ये प्लैनेट परेड इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। प्लैनेट परेड क्या होता है, जब हमें मल्टीपल प्लैनेट्स दिख जाते हैं नाइट स्काई के अंदर साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि आज जुपिटर दिख रहा है कल मार्स, नहीं, इकट्ठे जब एक ही टाइम के ऊपर जब डिफरेंट प्लैनेट्स, मल्टीपल प्लैनेट्स जब हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं नाइट स्काई के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्लैनेट परेड। अभी रिसेंटली ये फिनोमेना हमें देखने को मिला, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बट सिंपली यही है कि सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स इकट्ठे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, एक आर्क की फॉर्म में है, इसको बोलते हैं प्लैनेट परेड। प्लैनेट परेड कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ पर आपका प्लैनेटरी मीटअप एक तरह से बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंजंक्शन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। बट ना, पॉइंट एक ही है, पॉइंट वही है कि एक तरह से मल्टीपल प्लैनेट्स आपको नाइट स्काई के अंदर साइमल्टेनियसली यहाँ पे विजिबल होते हैं। दोस्तों नासा का पता क्या कहना है, नासा ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला इवेंट हर साल हो ही हो, बस कभी दिख जाते हैं कभी नहीं दिखते, सो दिस इज़ नॉट एन एनुअल इवेंट, ठीक है। और अक्सर हमें यहाँ पे इस तरह के कंडीशंस अक्सर हमें यहाँ पे दिख जाते हैं, उतने भी फ्रीक्वेंट नहीं होते, उतने रेयर भी नहीं होते, पर हर साल भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कंप्लीटली कह पाना कि कब दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे काफ़ी मुश्किल है। बाकी लास्ट टाइम जब हम दिखे थे तो ये मई जून 2024 के आसपास हमें यहाँ पे दिखे थे। तो इस तरह के जो फिनोमेनन्स होते हैं वो कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक यहाँ पे लास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी प्लैनेट परेड के बारे में जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। दोस्तों अगले टॉपिक पे आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि रबर बोर्ड के नए इनिशिएटिव्स हमें क्या देखने को मिले। दोस्तों थोड़ा सा ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आप लोगों ने EUDR के बारे में सुना है?
दोस्तों लगभग ना 15 से 20 दिन पहले ना हमने एक डिस्कशन किया था कॉफ़ी के बारे में। एंड वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने कॉफ़ी का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एंड उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था, उसके पीछे कारण था ईयू का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, ईयूडीआर वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड आपका जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा, कॉफ़ी का एक्सपोर्ट रहता है आई शुड से, जो इतना ज़्यादा बड़ा था। अब ईयूडीआर में पता क्या है, एक ना यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया है। इस रेगुलेशन के माध्यम से पता क्या होगा, इन्होंने बोला है कि भाई जैसे मान लो किसी एक्स वाई जी कंट्री के अंदर ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, और वो प्रोडक्शन पता क्या हुआ, उससे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ। लेट्स से अगर हम बात करें कॉफ़ी की, बात करते हैं, लेट्स से अगर कॉफ़ी की प्रोडक्शन करते समय किसी एक्स वाई जी कंट्री ने ना फॉरेस्ट को डिग्रेड कर दिया, फॉरेस्ट को मतलब हटाकर वहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन करिए, इससे डिफॉरेस्टेशन हुआ हुआ, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर ईयू फिर क्या बोलेगा, ईयू बोलेगा कि क्योंकि तुमने इन्वायरमेंट का नुकसान करवाया है ना, इस वजह से हम आपके एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप हमें एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का कोशिश क्या है कि ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोका जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जाए। अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने या किसी पर्टिकुलर एंटिटी ने ऐसा कुछ किया है, तो वो फिर ईयू को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। तो अभी के लिए कुछ एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल की बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉफ़ी उनमें से एक है, रबर उनमें से एक है। तो टेक्निकली ये जो आपका ईयू का ईयूडीआर है ना, ये 2024 के एंड में आ जाना था, मतलब 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाना था, पर इसको अभी 1 साल के लिए रोका गया है। तो आने वाले समय के अंदर इसको यहाँ पर ईयूडीआर को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब आप नोटिस करो, इससे हमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा पता क्या है, फ़ायदा है शॉर्ट टर्म के अंदर। क्यों? जैसे मैंने कॉफ़ी के केस में बोला था, कॉफ़ी के केस में वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लोगों को लगा यार अब कुछ टाइम बाद तो कॉफ़ी नहीं मंगा पाएंगे बाहर से, तो एक काम करो फटाफट खूब सारी कॉफ़ी मंगा लो, इससे पहले कि पहले आपका 31 दिसंबर 2024 आ जाए, है ना? तो इस वजह से भारत के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कॉफ़ी के, राइट? पर हालांकि अब तो 1 साल के लिए इसको रोक दिया गया है, 1 साल और इसको एक्सटेंशन दे दी गई है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर ना हमें नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे लेट्स से फॉरेस्ट काट कर कॉफ़ी का, रबर का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर हम वो अपने प्रोडक्ट्स भेज ही नहीं पाएंगे आपके ईयू के अंदर, है ना? तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए रबर के जो आपका रबर बोर्ड है ना, उसने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उसने स्टार्ट किया क्या है? उसने स्टार्ट किया है आईएसएनआर, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर। इसने कहा भाई आपको रबर को कहाँ एक्सपोर्ट करना है? ईयू के अंदर एक्सपोर्ट करना है, फ्यूचर के अंदर बिल्कुल करना है। और अगर आपको ईयू में एक्सपोर्ट करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डिफॉरेस्टेशन के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर्ली देखो, मतलब डिफॉरेस्टेशन ना करो, उसके साथ कहीं ना कहीं अलाइन करो। तो उसको अलाइन करने के लिए ही यहाँ पर इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर का यहाँ पर ये चीज़ लेकर आए हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा, एक ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होगा, जिससे हम ईयूडीआर के साथ कंप्लाई कर पाएंगे एंड वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जो रबर प्रोडक्ट है ना, ये बिल्कुल सही तरह से बनाए गए हैं, इनमें कोई आपने पेड़ नहीं काटे, कोई कुछ नहीं करा। तो कंप्लायंस वगैरह काफ़ी आसान करने की यहाँ पे कोशिश है फ्यूचर के अंदर। तो यानी कि हम चाहते हैं कि जैसे हम रबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में भी हम करते रहें यूरोपियन यूनियन को। तो उसके लिए हमें कंप्लायंस वगैरह चाहिए होगा, एंड वही हम यहाँ पे काम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पे लाए हैं, हमारा जो रबर बोर्ड है। देखो आप लोगों ने ना एक टर्म सुना होगा, उस टर्म का नाम होता है आपका रबर टैपर। रबर टैपर पता क्या होता है? रबर टैपर एक ऐसा इंसान होता है जो रबर के जो ट्रीज होते हैं ना, उनसे लेटेक्स को एक्सट्रैक्ट करता है। कई बार आप लोगों ने ना ऐसी पिक्चर देखी होंगी। देखो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, जो आपका रबर होता है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो लेटेक्स के माध्यम से किया जाता है। ये लेटेक्स को यहाँ से कलेक्ट किया जाता है एंड आगे जाके उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास रबर बन जाता है। ये होता है रबर टैपिंग का पूरा पूरा प्रोसेस, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ना एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आईएनआर कनेक्ट। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, जिसके माध्यम से जो भी ग्रोअर्स हैं या ओनर्स हैं आपके अनटैप्ड रबर प्लांटेशन के, उनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जो भी आपके अडॉप्टर्स होंगे, ताकि उससे प्लांटेशन की प्रोडक्टिविटी मिल जाए। प्लस एट द सेम टाइम एक प्रॉपर डेटाबेस बनेगा आपके इस तरह के सर्टिफाइड टैपर्स का। तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं। एक इनिशिएटिव आपका यूडीआर के साथ कहीं ना कहीं कंप्लाई करने के लिए है, एंड दूसरा हम एक तरह से आईएनआर कनेक्ट के मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नई बातें होगी जो अभी डिस्कशन में थी, है ना? करंट अफेयर वाला कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा रबर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं ना रबर की, तो रबर के केस में ना भारत दुनिया भर में चौथी पोजीशन यहाँ पे होल्ड करता है।
इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 9,11,000 मेट्रिक टन हमने नेचुरल रबर को यहाँ पे प्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, जो केरला है ना वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रबर प्रोडक्शन का। नियरली 90% जो प्रोडक्शन है वो केरला के अंदर ही होती है। फिर केरला के बाद आपका तमिलनाडु कर्नाटका का नंबर आता है। पर हालांकि कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 20 से 25% जो प्लांटेशन है वो अनटैप्ड है। इसके अलावा अगर अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए ना, वो नुकसानदेह हो जाती है। देखो बारिश इंपॉर्टेंट है रबर के लिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर अगर कुछ बहुत ही टोरेंशियल रेनफॉल्स हो जाएँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें हो जाएँ, उस तरह के क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो कहीं न कहीं समस्या पैदा करते हैं। बाकी ईयूडीआर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो भी थोड़ा हमें यहाँ पे चिंताजनक यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रबर प्लांटेशन का ओरिजिन, जो आप नोटिस कर पाओगे वो अमेज़न रिवर बेसिन में आपको देखने को मिलता है। फिर बाद में इसको एशिया अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक रेन फेड प्लांटेशन क्रॉप है। हालांकि नर्सरी के अंदर क्या होता है, इसको रेगुलरली इरीगेट किया जाता है। इंडोनेशिया एंड मलेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वहाँ का जो आपका क्लाइमेट है ना, वहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है वो सबसे बढ़िया रहता है रबर प्लांटेशन के लिए। मैंने जैसा आपको बताया ना कि ट्री बाग से हम क्या करते हैं, हम लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पर इसको ऑब्टेन किया जाता है। फिर बाद में उसको प्रोसेस करके आप नेचुरल रबर बनाते हो। कितनी बारिश चाहिए, बारिश लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर चाहिए, तो अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है, पर सही ढंग से चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। बाकी इसके अलावा 10 डिग्री साउथ से लेकर 8 डिग्री नॉर्थ, तो यानी कि जो आपका इक्वेटोरियल वाला रीजन है ना, वहाँ पर सबसे बढ़िया आपका रबर का प्लांटेशन हो जाता है। और नोटिस भी कर पाओगे केरला ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मीट अप करता है, एंड उस वजह से केरला के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का, एंड सॉइल जो होनी चाहिए वो आपकी लेटराइटिक सॉइल हो, अच्छी पानी की रिटेंशन के साथ, ऑर्गेनिक मैटर हो, तो वहाँ पर अच्छे से ये चीज़ ग्रो हो जाती है। बाकी दोस्तों बात करें रबर बोर्ड की, तो रबर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1947 में रबर एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, ताकि देश भर के अंदर रबर इंडस्ट्री को हम और अच्छे से डेवलप कर पाएँ। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं दोज आर इन कोट्टायम, केरला। लास्टली अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास नेशनल रबर पॉलिसी है 2019 की। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं, हमारे पास एक स्कीम है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम, राइट। एंड इसके अलावा जो इन रोड है ना, दैट इज इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से हम पूरी पूरी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज ला पेरोस के बारे में। दोस्तों अभी पता क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी भारत की तरफ से ना एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई ये पार्टिसिपेट कर रही है 4th एडिशन के किसके एक्सरसाइज लाप्रोस के अंदर। देखो एक्सरसाइज जो लाप्रोस है ना वो दरअसल में 2019 में स्टार्ट हुई फ्रेंच नेवी के द्वारा। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल मतलब आपकी 2 साल के बाद होती है, ठीक है। तो जो पहला एडिशन था ना, आप उसमें अंडरस्टैंड करना, पहले एडिशन में सिर्फ 4 देश थे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये था पहला एडिशन। पर जब आपका सेकेंड एडिशन आया ना, तो सेकेंड एडिशन से इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब इसका चौथा एडिशन हो रहा है। अब चौथे एडिशन में आप नोटिस कर पाओगे कि कंट्रीज बढ़ती जा रही हैं। अब चौथे एडिशन के अंदर आपकी टोटल 9 कंट्रीज होंगी, जिसमें भारत, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके, ये आपकी 9 कंट्रीज़ की नेवीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसका आप नोटिस करना, ये जो आपकी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में स्टेट्स है ना, उन लोकेशन को यहाँ पे टारगेट करता है। जैसे आप अंडरस्टैंड करना, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है, एंड इधर आपका पैसिफिक ओशन आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी। एक है आपका स्टेट ऑफ मलक्का, एक है आपका सुंडा स्टेट, और एक हो गया आपका लोम्बोक स्टेट। ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये तीनों स्टेट्स क्या हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल मैरीटाइम पैसेजेस हैं जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे मलक्का स्टेट की, ये आपके इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है आपके साउथ चाइना सी के साथ, एंड आगे पैसिफिक ओशन के साथ। एंड इवन हम मलक्का डायलमा भी जानते हैं चाइना के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों सुंडा स्टेट की, तो ये आपका सुमात्रा और जावा, इन दोनों इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। बात करें दोस्तों लोम्बक स्टेट की, तो ये बाली और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटजिक आपको चोक पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहीं पर आपका ये जो एक्सरसाइज होती है, एंड आप नोटिस कर पाओगे इससे कहीं ना कहीं हमारा जो आइडिया है ना रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का, उसको आगे पहुंचाने के अंदर काफ़ी मदद मिलती है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, सागर डॉक्ट्रिन हो गया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उस विजन को भी स्ट्रेंथन करता है। सब मिलकर काम करेंगे तो रीजनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, एंड हमारी जो पार्टनर नेवीज है ना, उनके साथ अच्छी खासी सिनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो यही पॉइंट था, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, साथ में मिलकर काम करने का। तो ये सब बातें थी एक्सरसाइज लाप्रोस के बारे में। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये नाम ये ही क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रख दिया। देखो इसके पीछे का कारण है,
एक्चुअल में ना एक पर्सन थे, जीन फ्रांकोय, ठीक है, कॉम्प्रेटिलो लापरोस, ठीक है, मुझे फ्रेंच आती नहीं है, जितनी सी आती थी उतनी बता दिया। अब क्या था, ये बहुत ही फेमस पर्सन थे। दरअसल में आप लोगों ने किंग लुई 16 के बारे में सुना होगा। तो 1785 के अंदर किंग लुई 16 ने इनको बोला कि यार आप एक काम करो, दुनिया भर को एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोरर है। आप लोगों ने ना जेम्स कुक का नाम सुना होगा। दरअसल में ना जेम्स कुक ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जेम्स कुक पहले यूरोपियन थे जिन्होंने बहुत सारे एरियाज डिस्कवर किए, जिसमें आपका न्यूजीलैंड आ गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से आ गए, आपके पैसिफिक आइलैंड नेशंस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हवाई हो गया। ये सब अलग अलग डिस्कवरीज करी गई थी जेम्स कुक के द्वारा। तो उन्हीं को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दी गई थी आपके फ्रेंच नेविगेटर एक्सप्लोरर जिनका नाम था लापरोस। तो इन्होंने अलग अलग एरियाज के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आपकी एक्सप्लोरेशंस करी, ठीक है। बहुत ही फेमस नेविगेटर ये माने गए हैं। तो 2 फ्रिगेट्स को इन्होंने कमांड किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका, ईस्टर आइलैंड, हवाई, अलास्का, कैलिफोर्निया, मैकाओ, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के अलग अलग एक्सपीडिशन यहाँ पे इनके द्वारा करे गए। हालांकि थोड़ा अंत उतना यहाँ पे अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अचानक क्या हुआ, इनकी जो दोनों शिप्स थी वो कहीं ना कहीं 1788 के अंदर सोलोमन आइलैंड, जो सेंट्रा क्रूज आइलैंड्स हैं, जिनको आज के समय सोलोमन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको फ्रेंच के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स के नाम पे जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन ग्रे वॉल्फ के बारे में। रिसेंटली एक वॉल्फ ने क्या किया, 8 पप्स को यहाँ पे जन्म दिया है। कहाँ पर, बंकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कर्नाटका के कोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंडियन ग्रे वॉल्फ के बारे में एंड इस पर्टिकुलर वुल्फ सेंचुरी के बारे में भी। देखो जब हम बात करते हैं इंडियन ग्रे वुल्फ की, तो दरअसल में ये एक ग्रे वुल्फ की ही आपकी एक सब स्पीशी देखने को मिल जाएगी, जो कि साउथ वेस्ट एशिया से लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि इसराइल से लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। इनका ना जो बिहेवियर है वो नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब आपका रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बेसिकली डस्क का समय जानते हो, डस्क होता है आपका बिल्कुल शाम का समय, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ना रात होने ही वाली है उस समय। और डाउन का मतलब होता है जो कि दिन की जो पहली किरण होती है ना, उसको हम बोलते हैं। तो मतलब रात से लेकर सुबह का जो टाइम है, बेसिकली पूरी रात भर जो होता है ना, तो उस समय ज़्यादा ये मेजरली आपका हंट करते हैं। तो नॉक्टर्नल बिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इनका जो नेचर है वो मोनोगमस नेचर है, यानी कि ये एक पार्टनर के साथ ही मेट करते हैं ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ टाइम। इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 2.5 महीने का आसपास होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कंसेप्शन से लेकर आपका बर्थ तक का जो समय। जैसे ह्यूमंस के केस में या जो महिलाओं के केस में आपको लगभग 9 महीने या फिर 39 to 40 वीक्स का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जेस्टेशन जो पीरियड होता है वो लगभग 2.5 महीने के आसपास का देखने को मिल जाएगा। ये छोटे पैक्स में ट्रैवल करते हैं और ये कम वोकल होते हैं बाकी अदर वुल्फ स्पीशीज से। ये ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड्स, सेमी एरिड रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड होता है। साइट्स के अंदर आपको अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो हैबिटेट लॉस हो गया, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, इनका प्रे स्पीशीज का खत्म होना, ये सब कहीं ना कहीं कारण बनते हैं इनके लिए एक थ्रेट के कॉज के अंदर। बाकी इस सेंचुरी की बात करें तो कर्नाटका के अंदर आपको सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें लेपर्ड्स, ब्लैक बक्स, फॉक्सेस, ये सब देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी इस सेंचुरी में आपको ठीक है ड्राई ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। टोटल 35 to 40 वुल्फ्स हैं इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर। एंड इसको कर्नाटका की पहली वुल्फ सेंचुरी का दर्जा भी यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये थे कुछ टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। एक होमवर्क था प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो मैंने पांतानाल वेटलैंड के बारे में आपको बताया था। एक्चुअली में पांतानाल वेटलैंड्स की अगर आप थोड़ी लोकेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना, तो ये है आपका पांतानाल वेटलैंड्स। ये जो पांतानाल वेटलैंड है, इसका 80% जो एरिया है वो आपका कौन सी कंट्री के अंदर है, 80% के आसपास एरिया आपको ब्राज़ील के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी एरिया है वो आपका बोलीविया और आपका पैराग्वे, ठीक है। तो यानी कि 3 देशों के अंदर मेजरली इसका आपको हिस्सा देखने को मिलता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन डेफिनेटली ब्राज़ील। अब ये ना दुनिया के, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, राइट। मैंने क्या कहा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जितने वेटलैंड्स मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, पांतानाल ही है। अब डेफिनेटली वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो, एंड क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल वेटलैंड्स हैं तो डेफिनेटली इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। पर दिक्कत पता क्या आ रही है, दिक्कत है यहाँ पर खूब सारी फायर्स की। बहुत सारी फायर लगी हैं पिछले कई सालों के अंदर, जिस वजह से कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी समस्या आई है, जिस वजह से पांतानाल वेटलैंड्स के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल्स की बहुत ज़्यादा संख्या आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है थोड़ा सा आपको ड्राई क्लाइमेट ही देखने को मिल जाता है। ड्राई भी है और बीच में वेट सीजन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है।
एंड ये जो डेवलप हुआ था ये एंडीज माउंटेन के कॉरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे उसके स्ट्रक्चरल बेसिन के तौर पे हुई यहाँ पे ये बना था। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे पांथन एंड वेटलैंड्स के बारे में, इसकी लोकेशन हमने अंडरस्टैंड करी एंड बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पे समझ गए हैं। अब आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो है आपका पारसनाथ हिल्स के बारे में। अब ये पहली बात तो ये कहाँ पर है एंड अक्सर ये न्यूज़ में रहती हैं, तो क्यों न्यूज़ में रहती हैं, ये दोनों चीज़ें आपको मुझे कमेंट्स में आज बतानी है। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा एमसीक्यूज के फॉर्म में? पहला आपका होमवर्क है आपका पीएपी के बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों बात करें, यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से, तो इसको भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक होमवर्क था आपका पीएमओ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की, तो सबसे पहली बात तो आपको जो अंडरस्टैंड करनी है ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यानी कि संविधान में कहीं पर भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। तो ये जो बात कर रहा है इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ताकि एक तरह से प्रधानमंत्री जी को सेक्रेटरी प्रोवाइड करी जा पाए। यस दैट इज द इंडीड, यही इसका फंक्शन होता है। सेकंड ये कह रहा है कि पीएमओ की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट और मैनेज करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी जिम्मेदार है, नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, ना कि आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इनके अंदर बहुत सारे मतलब इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो गया, एडवाइस हो गया, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को देते हैं। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पहला और तीसरा करेक्ट था, आपका दूसरा गलत था। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीसरा जो मैंने तीसरा नहीं, जो अगला मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था नीति आयोग के बारे में। दोस्तों नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो ये जो बात करें ना कि पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता था, फिर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को हटा के हमने उसके बाद नीति आयोग बनाया एज अ थिंक टैंक। बिल्कुल ठीक बात है, 2015 के अंदर ही हुआ था और ये एक एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ही हुआ था। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट सेकंड की बात करें यहाँ पर कह रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है। अरे नहीं भाई, अभी तो बताया ये एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू बना था, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कैसी बॉडी है ये? एग्जेक्टिव बॉडी, ना ही संविधान में जिक्र है ना ही किसी एक्ट के माध्यम से बनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो नीति आयोग का है, डेफिनेटली यस, वो आपका कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको सेट करता है नीति आयोग। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो 1 और 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू कि अगर हम बात करें सीआईसी की, इसके मेंबर्स अपॉइंट तो देखो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, पर किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? देखो पहली बात तो आप ये समझो कि जो हमारे सीआईसीज बनाए गए थे, इनको एस्टैब्लिश किया गया है किसके माध्यम से? आपका जो आरटीआई एक्ट था 2005 का, उसके माध्यम से इसको एस्टैब्लिश किया गया है। बिल्कुल। अब जो यहाँ पर प्रेसिडेंट जी जो अपॉइंट करते हैं ना, उनको अपॉइंटमेंट के लिए ना पहले उनको रिकमेंडेशन दी जाती हैं, वो एक कमेटी के द्वारा दी जाती हैं। इस कमेटी में एक तो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, एक आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं आपके लोकसभा के, एंड तीसरे होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको कि आपके प्रधानमंत्री जी नॉमिनेट करते हैं। तो ये 3 मेंबर्ड कमेटी होती है। तो डेफिनेटली 1 ठीक है, 3 ठीक है। यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। बाकी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था नुसांतरा के बारे में, यस दिस इंडीड इज इन इंडोनेशिया, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अनीमिया की बात करें दोस्तों, ये WBCs की बात नहीं करता, ये बात करता है आपके RBCs की, रेड ब्लड सेल्स की, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी PM वानी स्कीम की बात करें तो 2020 के अंदर इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।